तो देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स शुरू किया था, लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने एक थ्योरम से प्रूव किया था। थ्योरम क्या थी? प्रिंसिपल से प्रूव किया था, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से, राइट? क्या? अच्छा, उसके बाद हम लोग वापस से आ गए थे नॉर्मल रिफ्लेक्शन पर। उस पर हमने कुछ बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस किए थे। आज हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना, डेविएशन ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्लेक्शन। देखो, ये एक इंसिडेंट रे है जो इधर आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर, तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी? सर इधर जाएगी, और कहाँ जाएगी, है ना? तो ये एंगल जो बना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, विच इज इक्वल टू आई। यस और नो? यस सर। सो मुझे ये बताइए, लाइट कितने एंगल से बेंड हो गई? कितना एंगल से लाइट बेंड हुई? मतलब लाइट ने अपना पाथ कितने एंगल से चेंज किया? कई लोग बोलते हैं डेविएशन, पहली बार पूछा तो कई लोग बोल देते हैं डेविएशन सर हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2i, क्योंकि सर ये एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 2i एंगल बन रहा है, जो कि गलत है। बात ये है कि अगर मिरर नहीं होता तो लाइट इधर जाती, यस और नो? जाती कि नहीं? हाँ सर। तो लाइट मुड़ी कितने एंगल से? सर लाइट तो इस एंगल से बेंड हुई है, हाँ या ना? दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंड दिस डेल्टा इज क्लियरली इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। सो लाइट कितने एंगल से बेंड हुई है? 180 डिग्री माइनस 2i से बेंड हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो फटाफट इसे। सर रुकिए सर। हम्म हो गया सर। हो गया। अगला है रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑन रोटेटिंग इंसिडेंट रे। क्या है, क्या बोलना चाह रहा है ये देखो, एक इंसिडेंट रे है जो इस तरीके से आकर इंसिडेंट होती है ऑन दिस मिरर, तो रिफ्लेक्ट होकर यही लाइट रे कहाँ जाएगी? इस तरीके से निकल जाएगी, यस और नो? है ना? इस एंगल को अगर मैं आई कहता हूं तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के बराबर होगा, यस और नो? यस सर। अब मैंने क्या किया, मैंने ये, अच्छा, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, राइट? मैंने क्या किया, इस इंसिडेंट रे को ऐसे रोटेट किया। रोटेट होने के बाद मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओ। तो मैंने ऐसे रोटेट किया बाय एंगल, लेट्स से थीटा। थीटा एंगल से मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट किया, तो इंसिडेंट रे अब इस डायरेक्शन में आएगी। अच्छा, है ना? ये एंगल थीटा है, तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? आई प्लस थीटा। सो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वो भी सर आई प्लस थीटा होगा। सो हमने क्या देखा, ये एंगल थीटा बना, बना कि नहीं बना? हाँ सर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर ऑन
rotating the incident ray by angle theta, reflected ray also rotates by theta. कोई दिक्कत? है ना? Yes, sir. चलो बढ़ू आगे। Yes, sir. अगला टॉपिक है रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑन रोटेटिंग द मिरर। मिरर को रोटेट करने पे रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेगी ये हमें देख। तो मैंने यहां पर एक मिरर बना रखा है, ये नॉर्मल है। मैं केस को सिंपल बनाने के लिए अपनी इंसिडेंट रे को ओरिजिनल नॉर्मल के लॉन्ग डाल रहा हूं ताकि आप इस आंसर तक सिंपली पहुंच पाओ। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, अगर कोई भी रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन का अपना पाथ रिट्रेस कर जाती है, यस और नो? Yes, sir. फिर मैंने क्या किया, मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। पिछली बार मैंने रे को रोटेट किया था, इस बार मिरर को रोटेट किया। कितना एंगल से रोटेट किया सर? Theta. सर तो मिरर को रोटेट किया मैंने थीटा एंगल से। चाहे इधर मेजर कर लो चाहे इधर मेजर कर लो, बात एक ही है ना। तो ऑब्वियसली इसका नॉर्मल भी रोटेट करेगा मिरर के साथ, हाँ है ना। बाय सेम एंगल थीटा, यस और नो? Yes, sir. ये आपका नया नॉर्मल हो गया, न्यू नॉर्मल which has rotated by angle theta. So now if the incident ray is this one, the angle of incidence now becomes theta, yes or no? Yes. So the reflected ray will also become, so angle of reflection will also be equal to theta. So light ray will go in this direction after the mirror is rotated, yes or no? Yes, sir. So this is angle of reflection which is also equal to theta. So originally incident ray किधर जा रही थी? ऊपर। अब किधर जा रही है? इधर। मतलब कितने एंगल से रोटेट कर गई? 2 theta. मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑन रोटेटिंग द मिरर by theta, reflected ray rotates by 2 theta. कोई दिक्कत? No, sir. ये कुछ एकदम ही बेसिक से रिजल्ट्स होगा, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे हम। 3 रिजल्ट बताए मैंने, एक डेविएशन का 180 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा अगर इंसिडेंट रे को रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगी? थीटा एंगल से। और अगर मिरर को रोटेट कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगी? 2 थीटा एंगल से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, sir. ओके, आगे बढ़े फिर। Right, Yes. sir. बढ़ जाऊं? Sir. Sir. Sir, reflected को 2 theta कैसे हुआ सर? देखो ओरिजिनली रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही थी, अब इधर जा रही है, कितने एंगल से रोटेट करी बताइए? ठीक है सर. ठीक है, ओके सर, स्टेटमेंट लिख लिया. ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर. हो गया, चलो। तो 3 रिजल्ट क्या क्या देखे, एक बार और देख लेता हूँ। एक तो ये कि अगर इंसिडेंट रे इधर गई तो रिफ्लेक्टेड रे इधर गई, मतलब कितने एंगल से घूम गई? 180 डिग्री माइनस 2i एंगल से डेविएट कर गई, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। दूसरा ये कि अगर मैं इंसिडेंट रे को रोटेट करता हूँ बाय एंगल थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे
भी रोटेट करती है बाय एंगल थीटा इन अपोजिट सेंस, राइट। और अगर मैं मिरर को रोटेट करता हूँ बाय एंगल थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करके 2 थीटा एंगल से चली जाती है ना। Yes, sir. चलो फिर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक मेरे पास एक बहुत ही गहरा कुआं है, दिस इज अ डीप वेल। गहरा काला कुआं, ठीक है। काला मतलब अंधेरा। क्या हुआ कि सन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल के एलिवेशन पर है। यहाँ पे सन, ओके। पूछा है कि एक मिरर को मैं वर्टिकल के साथ कितने एंगल से रखूं ये थीटा कितना हो, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच सो दैट द बॉटम of the well gets illuminated। समझ में आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये डायग्राम है, ये गहरा कुआं है, इसके माउथ पे एक मिरर रखा हुआ है, सन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एलिवेशन पर है। बोला गया है कि ये थीटा कितना हो जिससे कि इसका कुएं का जो बॉटम है उस पर रोशनी हो जाए, इल्यूमिनेट हो जाए। सर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या? वो एंगल वर्टिकल के साथ है बेटा। किसी का आंसर आया? अच्छा, बॉटम ऑफ द वेल इल्यूमिनेट कब होगा, क्या कंडीशन होगी उसके लिए? Reflected ray वहां पहुंचेगा। रिफ्लेक्टेड रे वहां पहुंचे, रिफ्लेक्टेड रे बहुत गहरे कुएं में कैसे जाएगा अगर रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाए, राइट और रॉन्ग? Right, sir. सो रिफ्लेक्टेड रे मुझे वर्टिकल चाहिए, और इंसिडेंट रे किधर से आ रही है? सर इधर से आ रही है, सन से आएगी ना, हाँ है ना। सो डायग्राम ये रहा, राइट, राइट और रॉन्ग? बोलो ना यार। Right, sir. अब देखो जरा, मैं मिरर पे नॉर्मल बना देता हूँ, ठीक है। सो क्योंकि ये एंगल थीटा है, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यस और नो? नहीं समझ में आया? कोई बात। एक काम करते हैं, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं,
तो क्या मैं कह सकता हूँ थीटा प्लस अल्फा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो? Yes, sir. और इस एंगल को बीटा मान लेते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 30 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. सो अब अगर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बीटा इक्वल टू थीटा मिलेगा। Yes, sir. सो मेरा बीटा आ गया थीटा के बराबर। ओके सर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? आई इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए? 30 डिग्री प्लस बी थीटा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, sir. सो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सर 30 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि आई के बराबर होता है यार, राइट? राइट और रॉन्ग? Right, sir. नाउ दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है कि नहीं है? Yes, sir. ये थीटा तो ये भी थीटा, राइट? ये वर्टिकल लाइन हुई और ये मिरर की लाइन हुई, राइट? ओके, सो नाउ आंसर टाइम। मतलब कि सर थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ आर है कितना? 30 डिग्री प्लस थीटा। आंसर। ये बहुत ही घटिया, मतलब मेथड तो यही है, पर इतनी ज़्यादा स्टेप्स में अगर करना पड़ रहा है तो बहुत ही पुअर लेवल का आपका ज्योमेट्री है। फिर अगर सच में इतनी स्टेप्स लगानी पड़ रही है आप लोगों को तो, मेरे को, मैं तो एक्सप्लेन कर दिया, पर एग्जाम में मैं कभी इतनी स्टेप्स नहीं लगाने वाला इसको, इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्या कर रहा हूँ? ओके बेटा, मेथड 1 समझ में आया? हाँ, sir. चलो देखते हैं मेथड 2 क्या कहता है। वैसे मेथड 1 में इतना लेंदी नहीं है, मेरे को जबरदस्ती लेंदी करना पड़ा आप लोगों के लिए। अगर ये मिरर वर्टिकल होता तो लाइट कैसे आती? सर लाइट तो ऐसे आ रही थी, लाइट ऐसे जाती है ना, ये सर नो? Yes, sir. ये एंगल 30 डिग्री था तो ये एंगल भी 30 डिग्री था। ये क्या है? इफ मिरर वॉज वर्टिकल। ठीक है, अब हमको क्या करना है? आई वॉन्ट दिस रिफ्लेक्टेड रे टू गो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? है ना? हाँ, sir. So I want to rotate this reflected ray by this angle, that is 60 डिग्री, है ना? Yes, sir. Reflected ray is to be rotated by how much angle? 60 degree. Which means mirror has to be rotated by 30 degree. तो मिरर जो भी वर्टिकल है उसको 30 डिग्री से रोटेट कर दो, ये एंगल थीटा है। आंसर आया ना? हाँ, sir. इजी है डिफिकल्ट? Easy है, sir. कौन सा मेथड अच्छा है, पहला कि दूसरा? Second वाला. पहला वाला।
सेकंड वाला फास्टर भले ही हो गया इस क्वेश्चन में, पर कितनी जगह आपको ये ऊटपटांग हरकत करके आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा अच्छा है, बस उसको इतने स्टेप से मत करना, ठीक है। थोड़ा सा एंगल्स के ऊपर कमांड ज़्यादा करो यार, कि मतलब ठीक है। ऐसे नहीं देख सकते, ये जो थीटा निकालने में आपको इतना इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, ये बीटा और इक्वल टू थीटा है, इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते सर। वर्टिकल के साथ नॉर्मल इधर है, मिरर को अगर थीटा डिग्री से घुमाया तो नॉर्मल भी थीटा डिग्री से घूम जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बोलो। सोचना, अभी भी नहीं सोच पा रहे हो तो सोचना घर पे बैठ के कि सर एंगल जल्दी जल्दी कैसे नापते हैं। इतना याद रखना, मिरर के साथ में नॉर्मल भी घूमता है। आगे बढ़े। हाँ सेम सर। एंगल से घूमता है, क्या? सेम एंगल से घूमता है। ऑब्वियसली यार, मिरर के साथ घूमेगा ना। सर रुकिए सेकंड। मिरर घूमेगा तो नॉर्मल भी घूमेगा। बढ़े आगे। सर एक मिनट। यस। हो गया, चल। अगला क्वेश्चन क्या है फिर? एग्जाम्पल है, टॉपिक अगला सीधे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम मल्टीपल मिरर्स, मतलब एक से ज्यादा मिरर होंगे, दो या दो से ज्यादा। जनरली हम लोग दो का ही केस पढ़ेंगे, बट कभी कभार दो से ज्यादा का भी देख सकते हैं। ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि रिफ्लेक्टेड लाइट फिर से रिफ्लेक्ट की जा सकती है, ठीक है। इसमें मैंने पैरेलल मिरर्स का केस लास्ट क्लास में करा दिया था, क्वेश्चन भी किया था अपन ने, हाँ या ना? तो हो चुका था ना लास्ट क्लास में, याद है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। उसको छोड़ देते हैं फिर। सेकंड है म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स। अगर मेरे पास दो मिरर हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? लेट्स से एक लाइट रे
इस तरीके से इंसिडेंट होती है। दिस इज योर इंसिडेंट। तो क्या होगा, यहां पर जो कुछ भी नॉर्मल बनेगा उसका कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, राइट, है ना। और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी फिर। यस और नो? Yes, sir. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा, है ना। हाँ sir. यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, सो ये नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, है ना। हाँ नाउ sir. क्लियरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, है ना। Yes, sir. सो जब यस लाइट सर। जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो देखो यार, हम लोग इसको यूज नहीं करते बट ऑब्वियसली ये चीज ट्रू है ना, कि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। हाँ sir. तो क्यों नहीं यूज करें हम लोग, इसे यूज करना चाहिए ना। हम्म, क्या हुआ, समझ में आया कुछ? अब देखो डेविएशन कितना आया इसमें, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइट रे कितने एंगल से डेविएट करी ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एक तो मेथड डायरेक्ट है, क्या, कि देखो यार, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है। हम्म, बोलिए। Yes, sir. और ये रे दोनों ही इन दोनों पैरेलल लाइंस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, हाँ sir. या यूं कहना चाहिए एंटी पैरेलल है दोनों रेज। हम्म, हाँ sir. तो डेविएशन सीधे मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री, हाँ या ना। Yes, sir. या फिर करने का दूसरा तरीका, मान लो कोई इतना ज्योमेट्री नहीं समझ पा रहा है, तो इजियर तरीका, थोड़ा लेंदी है पर इजियर है, क्या, सर ये इतना एंगल से डेविएट किया Δ1, और ये इतना एंगल से डेविएट किया Δ2, राइट और रॉन्ग। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। सो Δ1 को मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मैं इसको बोल सकता हूं सर ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा, बोल सकता हूं कि नहीं। हाँ sir. 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और Δ2 को क्या बोल सकता हूं, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा, राइट। दोनों ही किस डायरेक्शन में, सेम सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस केस में, है ना। अगर अपोजिट सेंस में होते तो क्या करते, सबट्रैक्ट करते, लेकिन क्योंकि सेम सेंस में है इसलिए बोलेंगे देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, No, sir. इजी है ना एकदम, हाँ sir. कॉपी कर लीजिए। कॉपी हुआ, ओके सर।
हो गया सर। हो गया। तो मेरा डेविएशन मैंने इस केस में निकाला, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। मेरे पास दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। एक का नाम कह देता हूं M1, एक का नाम कह देता हूं M2। बोला गया है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ऑन M1 पैरेलल टू M2। समझ में आया इसका मतलब? हाँ सर। लीव्स द अरेंजमेंट पैरेलल टू M1। फाइंड थीटा। ट्राई करिए खुद से। एकदम सिंपल ज्योमेट्री लगाते रहना है ना। ये 1 है, कॉमा नहीं है। बहुत टाइम लगा दिया यार। क्या बोला? जो लाइट M1 पे इंसिडेंट होती है M2 के पैरेलल, ऐसे आई होगी। वो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है? ऐसे ट्रर, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर कैसे चले जाता है? ट्रर, है ना? यही कह रहा है ना भाई। तो थीटा कितना हो? मैं बोलूंगा देखो भाई, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्लियरली ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यहां पर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गई है। यस और नो? बोलो। यस सर। यस। नाउ अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? कह सकता हूँ डायरेक्टली कि नॉर्मल के थ्रू जाना पड़ेगा सर। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए ये थीटा। ठीक है, कैसे डायरेक्टली कह सकते हैं ना? यस सर। नो, ये इसके पैरेलल है। दैट मीन्स अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, और क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है ये वाला एंगल भी थीटा है। सो क्लियरली 3 थीटा कितना है? मतलब थीटा कितना है? कोई दिक्कत? ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं? पैरेलल लाइंस में ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है कि नहीं है? अब ये मत बोलना सर क्लास 7 भूल गए। हो गया सर। हो गया।
बढ़ो आगे। सो क्योंकि ये एंगल्स हम लोग आसानी से इस तरीके से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, मतलब सॉरी, क्योंकि पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, हम आसानी से एंगल्स कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ना। आगे बढ़े। तो थर्ड केस है मिरर एट जनरल एंगल्स। आपके जो मिरर्स हैं अगर वो किसी भी जनरल एंगल पे रखे हुए हैं तो क्या होगा, ठीक है। मेरे पास एक मिरर ऐसे है, एक मिरर ऐसे है। मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसमें, सच दैट दोनों के बीच का एंगल कितना है, सिर्फ 40 डिग्री है। कोई दिक्कत? No, sir. अब Yes, sir. मैंने एक लाइट रे ली है जो इस मिरर पे इंसिडेंट होती है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री। मैं पता लगाना चाहता हूं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे। ठीक है बेटा। तो देखो क्या होगा, क्योंकि ये एंगल 70 डिग्री है, लाइट जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री बनेगा, यस और नो? हम्म, Yes, sir. है ना। ये वाला एंगल 20 डिग्री बनेगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, राइट? राइट और रॉन्ग? Yes, sir. दैट मीन्स हमारा जो नॉर्मल होगा वो यहां पर अंदर की तरफ बनेगा विथ दिस एंगल एज 30 डिग्री, यस और नो? है ना। ये पूरा एंगल 120, ये 90, तो ये 30 बचा कि नहीं बचा, है ना बेटा। हाँ सर. ना, अब इसके बाद लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ऐसे, है ना। ये 30 है तो ये कितना बचा, 60, 60 बचा ना। हाँ सर. तो ये कितना बचा, 80। दैट मीन्स नॉर्मल के साथ इसने कितना एंगल बनाया, 10 डिग्रीज। लिखने की जगह नहीं, 10 डिग्री दिमाग में याद रखा मैंने। लाइट यहां से निकलेगी, ये एंगल होगा 10 डिग्रीज, ये पूरा 100, ये 40, तो ये वाला 40 डिग्री, राइट। तो यहां से जब लाइट निकलेगी तो वो ऐसे निकलेगी, मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री। दिस लाइट विल बी पैरेलल टू दिस लाइट, इसलिए आगे कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो कितने रिफ्लेक्शन हुआ, 1 2 3 4। समझ में आया बात? हम्म। सर वो 10 डिग्री के बाद राइट मतलब लाइट राइट साइड जाएगा. तो इधर 10 डिग्री तो उधर जाएगा ना 10 डिग्री पे। अच्छा हाँ सर.
वापस थोड़ा अपने पाथ पे चली जाएगी। सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो गए? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं, ठीक है। ऐसे एक है तरीका, बट हर क्वेश्चन के अगर तो आप अलग अलग फॉर्मूले याद करने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना। कॉपी हो गया। एंगल्स मेजर करते जाओ, लाइट रे फॉलो करते जाओ, एंगल्स मेजर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यही तरीका है। दूसरा तरीका है एक, बट उसको छोड़ो। बढ़ू आगे। सब लोग हो ना? यस सर। तो हमारा अगला टॉपिक है डेविएशन इन लाइट रे आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। देखिए क्या होगा, मतलब 2 मीटर का केस ले रहा हूं मैं, जिनके बीच में एंगल थीटा है। एक लाइट रे यहां से ऐसे आती है, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है, और अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? मुझे पता लगाना है लाइट कितने एंगल से डेविएट कर गई। तो मैंने बोला लेट्स से कि जनरल एंगल आई पर इंसिडेंट हुई, तो ये वाला एंगल भी आई होगा, यस और नो? हम्म। यस सर। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस आई, है ना। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा बता देता हूँ, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस आई माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा?
होगा कि नहीं? बोलो। हाँ सर। कैसे हुआ? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना? ये पूरा एक्सटीरियर एंगल कितना है? 90 डिग्री प्लस आई। यहाँ कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम 90 डिग्री प्लस आई होगा, इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस आई माइनस थीटा, है ना? तो अल्फा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस दिस, दैट इज थीटा माइनस आई। कोई दिक्कत? है ना? हाँ सर। तो देखो, लाइट रे ने दो बार डेविएशन देखा। एक बार ये वाला डेविएशन डेल्टा 1 और एक बार ये वाला डेविएशन डेल्टा 2, है ना? क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि आपका जो डेल्टा 1 है दैट इज 180 डिग्री माइनस 2i, और डेल्टा 2 है 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस आई, which means delta 2 is equal to 180 डिग्री प्लस 2i माइनस 2 थीटा, है ना? देयरफॉर, और क्योंकि दोनों सेम सेंस में, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस केस में, तो देयरफॉर टोटल डेविएशन डेल्टा कितना हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दैट इज इक्वल टू आई आई कैंसिल हो गया, क्या बचा? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये डेविएशन दो रिफ्लेक्शन के बाद का डेविएशन है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पर हो सकता है कि 6 बार लाइट रिफ्लेक्ट हुई हो, तो टोटल डेविएशन कैसे निकालोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है फॉर्मूला? क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, है ना? किसी भी एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट गिराइए, जो डेविएशन आएगा लाइट में वो आई पे डिपेंड नहीं करेगा, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा आ जाएगा। इसीलिए जब आपके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स थे तो दोनों के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स 90 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री। लाइट अपना पाथ उल्टा कर ली थी, डेविएशन 180 डिग्री का आया था। देखो आया था कि नहीं आया था? आया था ना? कॉपी कर लीजिए। सर 6 रिफ्लेक्शन हो गया तो इसका 3 टाइम्स होगा। हाँ बेटा, दो रिफ्लेक्शन में इतना, 4 रिफ्लेक्शन में दो बार, एक बार और इतना, 6 रिफ्लेक्शन में एक दो बार, एक बार और इतना। हाँ तो ठीक है। अगर 6 रिफ्लेक्शन हो रहे हो तो, जैसे पिछले केस में 4 रिफ्लेक्शंस थे, तो क्या होगा? 360 डिग्री माइनस 2 से कितना हुआ? 280 डिग्री हुआ। 280 डिग्री का डबल 560 डिग्री का डेविएशन है। किस सेंस में? तो इस सेंस में, मतलब लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट जो है वो कितना घूमी है? 560 डिग्री से। ये घूम, सॉरी, ये घूमा 360, फिर और घूमा 200। तो या तो आप बोल दो काउंटर क्लॉकवाइज 560 बोल सकते, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 560 बोल सकते हो, या 200 भी बोल सकते हो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 160 भी बोल सकते हो, है ना? तो मल्टीपल करेक्ट में ये कोई काफी ट्रिकी हो जाता है ना बेटा? यस सर। सर आगे लिए ये कॉपी कर।
तो लाइट कब कैसे बेंड कर रही है ये सब समझ में आ रहा है? यस। बढ़ूं आगे? यस। मेरे को हो गया सर। तो डिवीजन ऑफ लाइट लाइट रे हम लोगों ने दो रिफ्लेक्शन का देख लिया। चलो अगला टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप बोलोगे सर लॉ तो एंगल्स का है सर, इसमें वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगा? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है ना। हम्म। हाँ। तो लॉ का मतलब क्या है? इट रिलेट्स डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के डायरेक्शन से ये रिलेट करेगा लॉ। ठीक है, और सर डायरेक्शन को कैसे वेक्टर फॉर्म से रिलेट करोगे? अबे डायरेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए तो वेक्टर में। हम्म। यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। तो बेसिकली क्या हो रहा है देखिए, ये मेरे पास एक मिरर है, लाइट इस पर ऐसे इंसिडेंट हुई, ये यहाँ का नॉर्मल है और लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई। यही ना कहानी है ना? हाँ सर। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। हमें ये पता है कि अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू रिलेट थ्री क्वांटिटीज, थ्री वेक्टर्स। दिस वेक्टर दैट इज गोइंग अलोंग इंसिडेंट रे, इसको मैं, ध्यान दीजिएगा, आई कैप कह रहा हूं। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। ठीक है, दूसरा वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ है, नॉर्मल के लॉन्ग है, इसको मैं एन कैप कह रहा हूं। और तीसरा वेक्टर मेरा रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में है, जिसको मैं आर कैप कह रहा हूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ओके। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि देखो भैया, आपका जो आई कैप था वो ऐसे था, क्योंकि मैच तो हम लोग टेल टू टेल करेंगे, है ना, थीटा एंगल पे। आर कैप आपका ऐसे था, ये भी थीटा एंगल पे, राइट? राइट और रॉन्ग?
बताइए। राइट। अब अगर मैं आर कैप माइनस आई कैप देखूंगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ है ना। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिस इज अलोंग एन कैप, यस और नो? यस। दिस इज अलोंग एन कैप, बहुत अच्छी बात है। ये आई कैप है, ये आर कैप है, एंड दिस इज अ वेक्टर दैट इज अलोंग एन कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? टू कॉस थीटा है कि नहीं है? है ना। देखो ना यार, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन थीटा कंपोनेंट तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा इसका ऊपर इसका नीचे सब्ट्रैक्ट होकर टू कॉस थीटा बन जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली वन है, तो क्या ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या? साइन कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा। टू कॉस थीटा आया कि नहीं आया? हाँ सर। सो क्या मैं ये लिख सकता हूं देयर फॉर आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू टू कॉस थीटा एन कैप, है ना? हाँ सर। या फिर ये लिख सकता हूं कि आर कैप माइनस आई कैप, देखो देखो थीटा भी पता नहीं हमें, हमें रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आई कैप एन कैप और आर कैप में चाहिए। थीटा तो मैं हेल्प के लिए ले रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, थीटा को मुझे एलिमिनेट करना है। तो सर कॉस थीटा कैसे बना सकते हैं? वेक्टर्स में कॉस थीटा कैसे बनता है? बोलो। डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से। तो आई कैप और एन कैप को का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो कॉस थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम्म। बताओ। यस सर। नहीं मिलेगा, क्योंकि आई कैप और एन कैप के बीच में एंगल थीटा नहीं है, 180 डिग्री माइनस थीटा है। यहाँ लगेगा माइनस आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 1 cos of 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, यस और नो? यस सर। सो मेरे को मिल गया ना आर कैप इन आई कैप और एन कैप के फॉर्म में। दिस इम्प्लाइज आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 टाइम्स आई कैप डॉट एन कैप टाइम्स एन कैप, है ना? देखो ये फॉर्मूला कभी कभार जेई एडवांस में यूज हो जाता है, कभी कभार, ठीक है। आई वोंट अर्ज यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बट अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो देन इफ यू कैन रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। ओके, मेरे को याद नहीं है बट आई टेक, अगर मैं खुद के लिए ड्राइव करता हूँ तो मुझे 10 सेकंड लगता है। सो इट रियली डजंट बॉदर मी, मेरे दिमाग में डायग्राम सेट है, मेरे को ये याद है कि कॉस थीटा जो है माइनस आई कैप डॉट एन कैप होगा। मेरे को 10 सेकंड लगते हैं ये डिराइव करने में खुद के लिए, इसलिए मेरे को याद नहीं भी है तो चल जाता है, ठीक है। यस। कॉपी हुआ? हाँ सर बोलिए। सर हाँ बेटा। सर वो आई कैप डॉट एन कैप वो 1 × 1 cos 180 डिग्री माइनस थीटा कैसा है? इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड
1। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल सर एन कैप ऊपर है, आई कैप इधर है, ये एंगल थीटा है, इसलिए ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ यार? कुछ तो खुद से करो। वो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। चलो, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म सबको समझ में आ गया? हाँ सर। चलो फिर सिंपल रिफ्लेक्शन के साथ हमारा जो हम लोग खेल रहे थे वो खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? सर ऑब्जेक्ट तो सर जो जो चीज मास, जिसका मास होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। आया ना? यस सर। देखो, वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे होता होगा, वैसे वो मैटर का डेफिनेशन है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज मास, ये सब मैटर की डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट जब हम ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स में वी आर स्टडिंग लाइट, सो एवरीथिंग हैज टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लाइट। ओके बेटा? सो नाउ हाउ डू वी डिफाइन ऑब्जेक्ट? तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट इज सिंपली इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। कहानी खत्म, यही डेफिनेशन है। जहां पर रेज, इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। खत्म, ठीक है। यस सर। आप बोलोगे सर ये कैसे डेफिनेशन हुई? तो देखो यार, आप देखते कैसे हो, हाउ डू वी सी? ऑल्दो जो मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं बहुत ही मतलब कुछ सेंस में गलत भी है, बट कम से कम आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प कर देगा। ये आपकी आईज, आप किसी भी चीज को कैसे देखोगे? अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आईज तक पहुंचे तो एक लाइट रे से नहीं चलेगा, मल्टीपल लाइट रेस चाहिए होंगी, इनफाइनाइट लाइट रेस चाहिए होंगी। लेकिन 2 लाइट रेस से हम लोगों का डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इस तरीके की लाइट रेस मिली, तो आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। बोलो। हाँ सर। पर सोचिए, आपके आईज पे जो सेंसेशन हुआ, उसमें लाइट के ये डिस्टेंस ट्रेवल करने का कोई रोल है क्या? कोई रोल है? जो मैंने मिटा दिया, उसका कोई रोल नहीं। आपको सिर्फ, आपकी आईज को सिर्फ इतना पता चला, एक लाइट रे इस डायरेक्शन से आई, एक लाइट रे इस डायरेक्शन से आई, हाँ या ना? आपकी आईज को तो इतना ही सेंसेशन हुआ ना कि भैया कुछ लाइट रेज आ रही हैं, कुछ इस डायरेक्शन से, कुछ इस डायरेक्शन से, राइट? यस सर। इसके बाद बाय सम मैकेनिज्म, हालांकि मैकेनिज्म एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बट बाय सम मैकेनिज्म आपकी आईज ने और आपके दिमाग ने मिलके इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया और बोला अगर ये रे और ये रे मेरी आईज तक पहुंची है, मतलब रेज यहां से आ रही होंगी, इसलिए ऑब्जेक्ट यहां होगा, हाँ या ना?
Yes, sir. लाइट का ये डिस्टेंस ट्रेवल करना आपकी आईज के लिए इररिलेवेंट है कि नहीं है? सो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। इन इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन है वही ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? आपके लिए, आपकी आईज के लिए, हाँ या ना? Yes, sir. सो जैसे ही मैंने ये लिखा, एक और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे ये लिखा ना मैंने, अब इंसिडेंट रे किस पे होती है? किसी मिरर पे होती है, किसी लेंस पे होती है, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे होती है, राइट? है ना? नाउ इंसिडेंट रेज आर डिफाइंड इन अकॉर्डेंस टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना? यस और नो? इंसिडेंट रे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होता है ना। ये मिरर पे इंसिडेंट है लाइट रे, ये लाइट रे लेंस पर इंसिडेंट है, यही ना होगा? ये लाइट रे आईज पे इंसिडेंट है ना? हाँ सर। दिस मीन्स कि ऑब्जेक्ट, और आगे चल के हम देखेंगे इमेज भी, एंड इमेज आर डिफाइंड इन अकॉर्डेंस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ या ना? मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की वैसी डेफिनेशन नहीं है कि देखो सर ये ऑब्जेक्ट ही है और ये इमेज ही है, नहीं। हम देखेंगे एक पर्टिकुलर लेंस पर कौन सी लाइट इंसिडेंट हुई, उन इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन निकालेंगे, बोलेंगे देखो ये रेज इस लेंस पे इंसिडेंट है, लेंस पे इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट ए है, इसलिए ये ए इस लेंस का ऑब्जेक्ट है। ओके बेटा, यस सर। समझ में आई बात? हाँ सर। इमेज की डेफिनेशन क्या होगी? बिल्कुल वैसे ही, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, या फिर लेंस के केस में या किसी भी जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में रिफ्रैक्टेड रेज। ओके बेटा? यस सर। तो अगेन, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से डिफाइंड होगा, इसलिए अगेन इमेज भी डिफाइन किसके लिए होगी? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। ओके बेटा? यस और नो? Yes, sir. सो ये ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन। चलो आगे बढ़े। सर कॉपी हो गया? यस सर। हमारा अगला टॉपिक क्या है फिर? रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो देख, मैं यहीं लिख दूंगा रियल ऑब्जेक्ट और यहां लिख दूंगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दोनों के बीच में डिफरेंसेस के साथ ही डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट होता तो है इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन, पर कब हम किसी ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे? तो देखो पहले तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। यस और नो? कोई ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर सो लेट्स सिलेक्ट एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये मिरर एम, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके सामने लाइट रेज ऐसे आती हैं,
तो इन रेज का जो इंटरसेक्शन है ना, इसको क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है बेटा। और अगर मान लो ये मेरे पास मिरर है, और इंसिडेंट रेज कुछ ऐसे आ रही हैं, तो इन रेज का जो इंटरसेक्शन है ये हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, मैं लिखाऊंगा ठीक से, ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर कई लोग अपने मन से मिसकंसेप्शन बनाना शुरू करते हैं अपने हिसाब से, तो पूरी बात सुन लो, उसके बाद जो भी सोचना है सोचना। रियल ऑब्जेक्ट क्या है? कई लोग बोलते हैं सर अगर इंसिडेंट रेज का रियल इंटरसेक्शन है तो रियल ऑब्जेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सर अगर इंसिडेंट रेज का रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है, बट डेफिनेशन कुछ और है। डेफिनेशन क्या है? इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, अगर इंसिडेंट रेज जो आ रही है वो डाइवर्ज हो रही हैं, द ऑब्जेक्ट इज रियल। ओके बेटा, और यहां पे क्या डेफिनेशन होगी? इफ इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ओके, यस सर। ठीक है बेटा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये जो रियल ऑब्जेक्ट है it is always formed always formed नहीं बोलना चाहिए, always found बोलना चाहिए, राइट? found on incident site। ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या के साथ क्या लिखोगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज नेवर फाउंड ऑन इंसिडेंट साइट। जिधर से लाइट इंसिडेंट हो रही है उधर क्या रहेगा? रियल ऑब्जेक्ट रहेगा। जिधर से लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है उधर क्या रहेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। ये पहला वाला पॉइंट डेफिनेशन है, दूसरा वाला पॉइंट उसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप मतलब मान लो कभी डेफिनेशन में कंफ्यूज हो रहे हो, दूसरी प्रॉपर्टी याद है, उससे आप पता लगा लोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट रियल है, कौन सा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। ओके बेटा, अब कई लोग बोलेंगे सर ये लाइट ऐसी आई कैसे, है ना? क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? हाँ सर। तो देखो भाई, मान लो यहां लेंस है, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझा रहा हूं। और यहां पे इसका फोकस है, तो ये जो एफ पे जो भी पॉइंट बना है इसको मैं ए बोल देता हूं। ये जो ए है, ध्यान दीजिएगा, ये ए लेंस के रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन है, राइट? राइट और रॉन्ग? yes sir, तो इसलिए ये पॉइंट ए, ध्यान दीजिएगा बेटा, लेंस के लिए इमेज है, पर यही पॉइंट ए मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। ओके, मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज डिफाइंड इन अकॉर्डेंस टू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। है ना? yes sir, सर लेंस के लिए इमेज है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि लेंस के रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन है वो, तो लेंस के लिए क्या हो गया?
इमेज हो गया, और मिरर के इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन है, इसलिए मिरर के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे आप देखोगे वो लेंस के लिए रियल इमेज है, ठीक है, वो पॉइंट ए इस लेंस के लिए रियल इमेज है। आप बोलोगे सर वहां तो इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, असली में तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, फिर कैसे रियल इमेज है? डेफिनेशन कुछ और है। बढ़ू आगे। यस सर। रियल एंड वर्चुअल इमेज। देखो इसमें ना जो आपकी बुक्स में लिखा है और जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, हालांकि जब क्वेश्चन आएगा तो बुक भी वही बात मानेगा जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। सो रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में बात करेंगे। जो डेफिनेशन थी, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, जो डेफिनेशन आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, क्लास 10th में पढ़ी थी, वो मैं अभी आपको लिखवा देता हूं। रियल इमेज किसको कहते हैं? द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, यही पढ़ा था ना। हाँ सर। और वर्चुअल इमेज के लिए क्या पढ़ा था? द इमेज दैट can't be obtained on a screen। ओके बेटा, अब देख बात समझिए। मेरे पास ये एक मिरर है, मैंने इसके सामने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या होगा, मैं देखूंगा यहां से एक लाइट ऐसे आई, वो रिफ्लेक्ट होगी इधर चली गई, दूसरी लाइट इधर आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई इधर चली गई, है ना। इमेज कैसे बनती है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज या फिर रिफ्रैक्टेड रेज, इस केस में रिफ्लेक्टेड ही होगा क्योंकि मिरर। तो मैंने इन दोनों रेज को पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट किया, यहां पर आपकी इमेज बनी। अब मैं पता लगाना चाहता हूं ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है ना, हाँ है ना। हाँ सर। देखो इसको यहां पे कॉपी मत करना, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पर स्क्रीन रखता हूं तो क्या ये इमेज किसी भी हाल में उस स्क्रीन पे बनेगी? नहीं सर। नहीं ना बनेगी, इसलिए ये इमेज कैसी है? वर्चुअल। ये इस डेफिनेशन से ठीक है, पर असली डेफिनेशन क्या है? अच्छा तो एक काम करो ना, इस डायग्राम को उधर बना दो, यहां वाला डायग्राम उधर बना दो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी गलती से कुछ ऐसा हो जाए कि ये मिरर है, मिरर के ऊपर इंसिडेंट रेज ऐसे हैं, तो ये भी एक इमेज बनेगी। अब इस इमेज के लोकेशन पे लाइट है, अगर आप यहां पर किसी स्क्रीन को रखोगे ना तो ये इमेज स्क्रीन पर नजर आएगी। ओके बेटा, सो ये कैसी इमेज हो गई? दिस इज योर रियल इमेज, दिस इज योर वर्चुअल इमेज। प्लीज डायग्राम को उल्टा कर लीजिएगा, मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी। बात समझिए, ये डेफिनेशन ऊपर वाली अभी काम कर रही है पर हमेशा काम नहीं करती।
सही डेफिनेशन क्या होती है? सही डेफिनेशन ये होती है कि इफ रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, इमेज इज रियल, एंड इफ रिफ्लेक्टेड रे, आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी हो सकता है, रिफ्रैक्टेड रे भी हो सकता है, ठीक है, तो दोनों के लिए चलेगा। एंड इफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, इमेज इज वर्चुअल। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के मुकाबले उल्टा है ये। ऑब्जेक्ट के केस में डाइवर्जिंग को रियल ऑब्जेक्ट कहा था, यहां पर कन्वर्जिंग को रियल इमेज कह रहे हैं, ठीक है। ओके, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समझिए बात, ये वाला जो केस है, ध्यान दीजिएगा, लेंस के हिसाब से सोचिए, लेंस के लिए ये रे और ये रे दोनों क्या है? ये वाली रे और ये वाली रे लेंस के लिए क्या है बताइए तो? इंसिडेंट रे। ये रे इंसिडेंट है लेंस के लिए, मिरर के लिए इंसिडेंट है, लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड। मिरर के लिए ये रे, सॉरी लेंस के लिए ये रेज रिफ्रैक्टेड रेज। सो इनका इंटरसेक्शन इमेज कहलाएगा, ये एफ इमेज कहलाना चाहिए, किसके लिए? लेंस के लिए। अभी एफ कैसा इमेज है, रियल है कि वर्चुअल है? तो देखो, जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि जहां पर आप स्क्रीन रखोगे तो इमेज नजर आएगी, वो रियल होगी, उस डेफिनेशन के हिसाब से ये वर्चुअल होगी, क्योंकि यहां स्क्रीन रखोगे तो क्या हो गया, यहां तो लाइट पहुंच ही नहीं रही, स्क्रीन पे कोई इमेज बनेगी ही नहीं, आया ना? आया ना? सर पर क्या यहां पर स्क्रीन पे इमेज नहीं बनने में लेंस का कोई दोष है? नहीं, दोष किसका है? कसूर किसका है? गलती किसकी? इस मिरर की बीच में आ गया ना, राइट? यस सर। तो मिरर की वजह से लेंस के लिए वो रियल है कि वर्चुअल है, ये डिपेंड नहीं करेगा। हमने बोला नहीं, ये रेज कन्वर्जिंग है ना, इससे जो भी इमेज बनी वो रियल है। मिरर को हटा दोगे तो वहां पे इमेज बन जाएगी ना स्क्रीन पे, इसलिए उस जगह पे जो इमेज बन रही है उसको हम रियल ही मानेंगे। हम मिरर की प्रेजेंस होने से और नहीं होने से इस इमेज के नेचर को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है बेटा? ओके सर। तो इसलिए हमने बोला अगर रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग, इसके देखो कन्वर्जिंग है ना, तो जो इमेज बनेगी वो रियल है, और अगर वो रेज डाइवर्जिंग है तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल है। कोई दिक्कत? देखो अब क्या कहेंगे, द रियल इमेज, प्लीज डायग्राम को उल्टा कर लेना, डायग्राम को किसी ने ऐसे तो नहीं बना लिया फिर से। रियल इमेज इज always formed on reflected और रिफ्रैक्टेड साइड। जिधर लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होके जाएगी, रियल इमेज उधर ही बनेगी। बल जबकि वर्चुअल इमेज इज नेवर फॉर्म्ड ऑन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड साइड। देखिए, लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट होकर लेफ्ट में आ रही थी, इमेज राइट में बनेगी, है ना? तो ये वर्चुअल होगी। लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट होकर लेफ्ट में आ रही थी, इमेज भी लेफ्ट में बनी, ये रियल होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? सर हो गया कॉपी। हो गया कॉपी?
ये ऑब्जेक्ट इमेज की डेफिनेशन क्लियर है ना? रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, सब क्लियर है ना भैया? 4 चीजें हैं, सबको क्लियर है? यस। यस सर। आगे बढ़ता हूं फिर। यस सर। तो हमारा अगला टॉपिक है इमेज, कॉपी कर लो, फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। लेकिन इससे पहले एक चीज और देखेंगे हम लोग, जो पहले देखना था पर छूट गया थोड़ा सा, जब याद आया। छोटी सी चीज है, पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया सबने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर? चलो एक छोटी सी चीज देख लो फिर। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल लिया, अच्छी बात है, वही काम का भी है ज्यादा। अरे यार इंटरनेट चला गया। इंटरनेट चला गया था बेटा। अभी दिख रहा हूं मैं या ब्लर दिख रहा हूं? सब ब्लर है। कोई बात नहीं, सुन लो, ज्यादा कुछ इसमें लिखने वाली बात है नहीं। हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, है ना? देखा था कि नहीं? ये वही स्क्रीन खोल के रखी मैंने। तो यहां पर हमने फॉर्मूला तो ड्राइव कर लिया ये वाला, पर एक छोटी सी चीज, छोटी सी बात बतानी थी, छूट गई। क्या छूट गया? कि देखिए जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई ना, तो ध्यान दीजिएगा, मिरर के अलोंग कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अगर आई कैप है ना, ये थीटा, ये भी थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो गया? आई कैप साइन थीटा, राइट? या सिंपली साइन थीटा, क्योंकि आई कैप 1 है, ये आर कैप है, ये थीटा है, तो इधर कितना हुआ? आर कैप साइन थीटा, राइट? या आर साइन थीटा, आर कैप क्यों बोलेंगे? सिंपली साइन थीटा बोलेंगे ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड का साइन थीटा लगाएंगे, वेक्टर का थोड़ी लगा देंगे साइन थीटा, राइट? सो कंपोनेंट इधर वाला इस केस में भी साइन थीटा, इस केस में भी साइन थीटा, तो मिरर के अलोंग कोई फर्क नहीं पड़ा है लाइट की वेलोसिटी को भी। लेकिन क्या हुआ है, लाइट की वेलोसिटी मिरर के नॉर्मल के अलोंग रिवर्स हो गई है। हाँ या ना? बोलिए। सब फिर से बोले। मैं कह रहा हूं कि लाइट जो है ना, रिफ्लेक्शन के पहले मिरर के अलोंग जैसे चल रही थी, बाद में वैसे ही चल रही है, पर मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में रिवर्स हो गई है। लाइट पहले कैसे आ रही थी? यस। लाइट पहले कैसे आ रही थी? ऐसे और ऐसे। गई कैसे? इधर तो ऐसे ही जाती रही, इधर उल्टी हो गई, है ना? यस। यही कारण है कि आप जरा एक और इसका कॉन्सिक्वेंस देखिए। यहां पर जब ये पहले मिरर से टकराई, मान लेते हैं इसका नाम M1 दे देते हैं, इसका नाम M2 दे देते हैं, तो लाइट इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में रिवर्स हो गई, है ना? और जब लाइट M2 से टकराई, तो लाइट इस डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में रिवर्स हो गई, तो टोटल लाइट रिवर्स हो गई। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। नाउ इमेजिन अनदर केस, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इमेजिन अनदर केस कि मेरे पास 3 मिरर है, तीन, ये मैं अंदर से दिखा रहा हूं, बाहर वाले तीनों सरफेसेस पॉलिश्ड हैं, अंदर वाले रिफ्लेक्टिंग। तो ये मिरर M1 है, या इसको मैं MX कह रहा हूं क्योंकि इसका नॉर्मल X डायरेक्शन में है,
ठीक है, इसको मैं एम वाई कह रहा हूं क्योंकि इसका नॉर्मल वाई डायरेक्शन में है, और इसको मैं एम जेड कह रहा हूं क्योंकि इसका नॉर्मल जेड डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? डायग्राम समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कोई दिक्कत? नो सर। डायग्राम क्लियर है एकदम? यस। अब देखो, अगर कोई लाइट रे इसमें, ध्यान दीजिएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं आती, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल नहीं आती, सॉरी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल नहीं आती, बल्कि किसी रैंडम एंगल पे आती है, तो लाइट क्या कर सकती है? सोचिए, थोड़ी सी अंदर की तरफ जा रही है मेरे स्क्रीन के प्लेन से, आपकी जो स्क्रीन है उसके प्लेन से थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रही है, तो लाइट यहाँ ऐसे तक रहेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। जाएगी कि नहीं? आया ना? समझ में आया कुछ? यस सर। 3 बार रिफ्लेक्ट हो सकती कि नहीं हो सकती? बोलो, थोड़ा 3D इमेजिन करिए। हाँ सर। हो सकती 3 बार रिफ्लेक्ट। तो क्या होगा, जब यहां पर रिफ्लेक्ट हुई तो वाई डायरेक्शन में रिवर्स हो गई, यहां पर रिफ्लेक्ट हुई तो जेड एक्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई, सॉरी, यहां पर रिफ्लेक्ट हुई तो वाई डायरेक्शन में रिवर्स हो गई, यहां पर रिफ्लेक्ट हुई तो एक्स डायरेक्शन में रिवर्स हो गई, और यहां पर रिफ्लेक्ट होगी तो जेड डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी। ओवरऑल कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा लाइट रे का? हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो इस केस में डेविएशन कितना आएगा? टोटल 180 डिग्री आएगा, बिना किसी कैलकुलेशन के मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर। लाइट ऐसा कर सकती है ना भाई? यस। तो बस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये एकदम बेसिक सी कुछ चीजें हैं जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट इमेज क्या होता है मैंने अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, एक के दो के कॉन्सेप्ट छोटे मोटे बाकी हैं जो सारे नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।